11 अप्रैल 2021 को होने वाली एमपीपीएससी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आनंद सुपर 100 संस्थान लेकर आया एक स्पेशल टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज के भाग के रूप में मैं गौरव कुमार दुबे आपको पॉलिटी सब्जेक्ट के कुल 8 फुल टेस्ट कवर कराऊंगा। तो आज ही ज्वाइन करें आनंद सुपर 100 की स्पेशल टेस्ट सीरीज। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं। ध्यान दीजिए बच्चों, अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है उसमें हिंदू शब्द को परिभाषित किया और क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं। ऑप्शन है बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। और इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पारसी, कि हिंदू शब्द में पारसियों को सम्मिलित नहीं किया। अनुच्छेद नंबर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हिंदू शब्द को परिभाषित किया और हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख इन तीनों को ही सम्मिलित किया गया, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं किया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द परिभाषित है और इसके अतिरिक्त सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 में भी हिंदू शब्द को परिभाषित किया और उसमें भी सेम प्रावधान है कि हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख आते हैं, लेकिन पारसियों को हिंदुओं में शामिल करने का वर्णन न तो संविधान में है और न ही किसी कानून में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण निम्न में से किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, 17, 21 और 22। यहां पर बात जब गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण की हो रही है तो यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के समूह में आने वाला एक मौलिक अधिकार। और सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है। बात अगर हम अनुच्छेद नंबर 22 की करें तो इसमें मुख्य रूप से जिन सिद्धांतों का वर्णन किया उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे, बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए। दूसरी बात जो यहां पर वर्णित की गई है बच्चों वो ये कहती है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी मींस एडवोकेट से मिलने का भी अधिकार होगा और अपनी डिफेंस यानी प्रतिरक्षा कराने का भी अधिकार हो। एक और रूल जो कि अनुच्छेद 22 वर्णित करता है वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे रूल गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की बात करते हैं जो कि अनुच्छेद नंबर 22 में वर्णित है और यही है हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाल श्रम का निषेध निम्न में से किसके द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन है भारत के संविधान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी के द्वारा। बात अगर यहां पर ऑप्शन की जाए तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी द्वारा बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया। कैसे? अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है और उसी में अनुच्छेद नंबर 24 बाल श्रम को निषिद्ध करता है। बात अगर हम न्यायालय के निर्णय की करें तो 10 दिसंबर 1996 को MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जा सकता और यही बात संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी कही गई। तो सही ऑप्शन इसलिए क्या हुआ बच्चों? उपरोक्त सभी, क्योंकि भारत के संविधान में भी बाल श्रम प्रतिबंधित है, न्यायालय के निर्णय द्वारा भी उसे प्रतिबंधित किया और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी बाल श्रम का निषेध किया गया। तो सही ऑप्शन हुआ उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम रक्षक निम्न में से कौन सी रिट मानी जाए। ऑप्शन से परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस की रिट कहा जाता है, वह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सर्वोत्तम रिट मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जिन 5 रिट्स को जारी कर सकता है उन रिट में से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट वह है जो किसी भी अविधिक रूप से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में जारी की जाती है। यहां पर न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है जिसे अविधिक रूप से गिरफ्तार किया गया हो और आवश्यक लगे तो न्यायालय उसे नुकसानी मींस कंपनसेशन भी दिलवा सकता है। तो व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में सबसे प्रमुख रिट कौन सी मानी गई? सबसे प्रमुख रिट है हेबियस कॉर्पस मींस बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में आता है। ऑप्शन से समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या निर्धारित नहीं। और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। बच्चों अभी मैंने आपसे अनुच्छेद नंबर 20 में जिन 3 सिद्धांतों का जिक्र किया था उन्हीं में से एक है पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण, जो कि अनुच्छेद नंबर 20 सब क्लॉज 1 में वर्णित किया गया, जिसे इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से जाना जाता है। दरअसल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ यह होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है किसी अपराध को करने के संदर्भ में, तो उस दिनांक को जो भी कानून भारत में लागू है उस व्यक्ति को उसी के अनुसार दंडित किया जा सकता है। अगर कल को फ्यूचर में कानून में संशोधन कर दिया जाए तो उससे वह व्यक्ति अप्रभावित रहेगा जिसने पहले की डेट पर अपराध किया, और यही कहलाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मींस पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण। इसी के कारण बच्चों भारत में एक अवधारणा है जिसे लागू किया गया है कि आपराधिक विधियां कभी भी भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती। आपराधिक विधियों के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जब से वे लागू हुई हैं उसके बाद में अगर कोई संशोधन होगा तो वो उससे अप्रभावित रहेंगे, या अगर कोई संशोधन होता है तो उन संशोधनों का पूर्वोत्तर विधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखिए बच्चों इसका एक अपवाद भी है जो कि केदारनाथ के मामले में प्रस्तुत किया गया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मान लीजिए कानून में कोई ऐसा संशोधन हुआ है जो कि अपराधी के फायदे के लिए हो, तो इस दशा में फिर वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ उस फायदे को लेने से मना नहीं करेगा, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस दशा में पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत जो अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1 में वर्णित है वो स्वतंत्रता के अधिकार के समूह में आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है प्रोफेसर डायसी की अवधारणा रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 14, 15, 16 या 17। और बात जब विधि का शासन की जा रही है तो उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से कनेक्ट किया जाएगा। जी हां बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14, क्योंकि अनुच्छेद 14 जो समानता के अधिकार में है उसमें जिन 2 सिद्धांतों का वर्णन किया गया, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, इन 2 सिद्धांतों में से पहली अवधारणा जो विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करती है वो प्रोफेसर डायसी के विधि का शासन मींस रूल ऑफ लॉ से ही प्रेरित कही जाती। अब अगर सामान्य अर्थों में मैं विधि के समक्ष समानता की आपसे बात करूं तो इसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है और न्याय प्रदान करते टाइम किसी भी प्रकार का भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सामान्य अर्थों में यहां पर विधि के शासन का यही अर्थ। हालांकि प्रोफेसर डायसी की पूर्ण अवधारणा को भारत में सम्मिलित नहीं किया गया, किंतु फिर भी विधि के समक्ष समानता कहीं ना कहीं प्रोफेसर डायसी के विधि का शासन से प्रेरित कही जाती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 14 में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा कहता है और यह कहा इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायत या विश्वविद्यालय। और सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी अर्थात विश्वविद्यालय। दरअसल मौलिक अधिकारों की शुरुआत जिस अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 12 से होती है वह भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य को परिभाषित करता है, और वहां पर यह कहा गया है कि राज्य में शामिल है केंद्र सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत, नगरपालिका और अन्य प्राधिकारी, और इन अन्य प्राधिकारियों के संबंध में यह कहा गया जो सरकार के नियंत्रण में अपना कार्य करते हैं। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, पंचायत, नगरपालिका, ये तो सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित हैं। लेकिन शांताबाई बनाम मद्रास विश्वविद्यालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया गया कि यूनिवर्सिटी को राज्य में कंसिडर नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे राज्य में शामिल नहीं माना जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हुआ? विश्वविद्यालय वह ऑप्शन है जो राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, और इसका आधार है शांताबाई बनाम मद्रास राज्य के मामले में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में आता है? मींस फोर्स्ड लेबर की बात की जा रही है कि उसे कौन से अनुच्छेद में प्रोहिबिटेड किया गया? ऑप्शन अनुच्छेद 22, 23, 24 और उपरोक्त सभी।
मैंने अभी आपसे बताया था बच्चों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद नंबर 23 फोर्स्ड लेबर और बेगार को प्रतिबंधित करता है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद नंबर 23। अब यहां पर यह बात याद रखिएगा बच्चों की बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। और अगर बलात् श्रम को बिल्कुल सामान्य अर्थों में बताऊं तो इसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती कार्य करवाना। अगर ऐसा करवाया जाएगा तो यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन माना जाएगा और इसे लेकर कई कानूनों में दंड के प्रावधान भी किए गए। वहीं अनुच्छेद 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद है, वो बाल श्रम को प्रतिबंधित कर रहा है, जिसके बारे में हमने कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों आदि में नियोजन नहीं होगा। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 23। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार दिया? मींस अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद नंबर 226 और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। और सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 32। जी हां, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में भी शामिल किया गया। और अनुच्छेद 32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। तो याद रखिए व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। यहां पर संसद की एक शक्ति का भी आपसे जिक्र करूंगा बच्चों के संविधान में यह भी वर्णन है कि अगर संसद यह चाहे तो वह उच्चतम न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर सकती है, जिनका प्रयोग करके वह मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अन्य संवैधानिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। पर सामान्य तौर पर मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ऑप्शन से बच्चों सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति और उच्च न्यायालय। और सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भारतीय संसद। ध्यान दीजिए बच्चों, जो भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वे पूर्ण नहीं है और उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भारत की संसद को प्रदान किया गया। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होगी कि संसद द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाया जाए वे न्यायोचित आधार पर होने चाहिए। मींस संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से वो कौन सी स्वतंत्रता है जो अब अनुच्छेद नंबर 19 का भाग नहीं? ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला है बिना शस्त्रों के साथ शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संपत्ति को प्राप्त करने उसे रखने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने या बस जाने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो उसके लिए आपको अनुच्छेद नंबर 19 को ध्यान में रखना पड़ेगा। दरअसल 19 के अनुसार अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर को देखें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब संपत्ति प्राप्त करने और रखने का अधिकार की जो स्वतंत्रता है वह अब अनुच्छेद 19 का भाग नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो उस समय अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। उन स्वतंत्रताओं में से एक राइट टू होल्ड एंड एक्वायर प्रॉपर्टी मींस संपत्ति को अर्जित करने और उसे रखने की स्वतंत्रता भी थी। पर 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जहां मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, बिल्कुल उसी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19 में भी संशोधन किया और अनुच्छेद 19(1)(f) में से जो संपत्ति को धारण करने और उसे रखने का अधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता है? कुल 6 स्वतंत्रता, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की 6 स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है कि किस रिट के माध्यम से किसी भी लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य के पालन करने का आदेश दिया जा सकता। ऑप्शन से बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और परमादेश। ये वही 5 रिट में से क्वेश्चन है बच्चों जो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। और सही ऑप्शन होगा बच्चों यहां पर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात परमादेश रिट वह रिट है जिसके माध्यम से किसी भी लोक सेवक को अपने लोक कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जा सकता है।
मैंने आपसे बताया बच्चों कि अनुच्छेद नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद नंबर 226 में जिन 5 प्रकार के रिट को हाई कोर्ट जारी करता है, उन 5 रिट में से परमादेश वह रिट है जिसके माध्यम से किसी भी लोक सेवक को कोर्ट द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने लोक कर्तव्य का पालन करे। कौन सा लोक कर्तव्य? जो उसके लोक सेवक या लोक प्राधिकारी होने के रूप में अधिरूपित किया गया। और याद रखिए बच्चों, परमादेश की रिट के लिए वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो यह साबित करे कि इस पर्टिकुलर लोक कर्तव्य को वह स्वयं के पक्ष में पालन करवाने के लिए उत्तरदायी है या उसके पास यह अधिकार है। इसी के एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं बच्चों, तो मान लीजिए ए नाम का कोई पर्सन है और उस ए नाम के पर्सन ने आरटीओ डिपार्टमेंट में जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन दिया। जिस तारीख को उसे लाइसेंस के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया, उसने गाड़ी चलाई, प्रॉपर वे में सारी चीजें कर दी, पर उसके बावजूद भी आरटीओ डिपार्टमेंट उसका लाइसेंस बनाकर नहीं दे रहा। यहां तक कि आरटीओ डिपार्टमेंट उसे यह भी नहीं बता रहा है कि उसका लाइसेंस क्यों बनाकर नहीं दिया जाए। तो इस परिस्थिति में वह ए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या अनुच्छेद 226 के तहत उस राज्य के हाई कोर्ट में जा सकता है और परमादेश रिट के माध्यम से कोर्ट आरटीओ डिपार्टमेंट से यह पूछ सकती है कि आप ये बताइए कि आपने इस लोक कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया, और आवश्यक होने पर वहां पर उन्हें अपने लोक कर्तव्य के पालन का आदेश भी दे सकती। तो परमादेश रिट वह रिट है बच्चों जिसके माध्यम से किसी भी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को अपने लोक कर्तव्य के निर्वहन का आदेश दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर चर्चा की जा रही है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन से 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 99वां संविधान संशोधन। अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो ये चारों ही संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया। जी हां बच्चों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ही अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान में जोड़ा गया और उस अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का राज्य द्वारा प्रबंध किए जाने का प्रावधान प्रतिस्थापित किया और इसी के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया और यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? 86वां संविधान संशोधन 2002। बच्चों अगले प्रश्न में यहां पूछा जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद द्वारा SC/ST एक्ट अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास किया गया। ऑप्शन से अनुच्छेद 15, 17, 19 और 35। अब बच्चों अगर यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो ऑप्शन हमें कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहला अनुच्छेद नंबर 17 जो हमें कंफ्यूज कर सकता है, दूसरा अनुच्छेद नंबर 35 जहां पर हम सोच सकते हैं और अगर कुछ हद तक चाहे तो अनुच्छेद 15 भी हमें यहां पर कंफ्यूज कर सकता है। अब यहां पर ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर, और अगर हम सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 35, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 में बेशक ये कहा गया है कि राज्य धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर SC/ST के बारे में बात की जाए तो अस्पृश्यता को रोकने का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 17 के आधार पर ही भारत में SC/ST अधिनियम और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाए गए, लेकिन क्वेश्चन में जहां पर पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तो याद रखिए बच्चों यह शक्ति भारतीय संविधान के आर्टिकल 35 में वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें यह बात कही गई है कि अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बनाना, चाहे फिर वो SC/ST एक्ट को बात करी जाए, चाहे फिर वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, या चाहे फिर वो बाल विवाह निषेध की बात की जाए, तो ऐसे किसी भी अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा ही अधिनियमित किया जा सकता है। यहां एक बात और याद रखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 35 में स्पष्ट तौर पर यह वर्णन किया गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। मींस स्टेट लेजिस्लेचर को कोई पावर ही नहीं है फंडामेंटल राइट के संबंध में कानून बनाने। और इसीलिए अगर आप देखें तो भारत में अनुच्छेद 35 के आधार पर जितने भी प्रमुख कानून बने, चाहे फिर वो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित हो, चाहे फिर वो SC/ST अधिनियम की बात की जा रही हो, चाहे फिर वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की बात की जा रही हो, ये सारे के सारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इन सभी कानूनों को भारत की
संसद द्वारा ही पारित किया, क्योंकि अनुच्छेद 35 में राज्य विधानमंडल को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई और यह शक्ति केवल संसद को। तो सही जवाब क्या हुआ बच्चों? सही जवाब हुआ अनुच्छेद नंबर 35। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे माइनॉरिटी मींस अल्पसंख्यक का दर्जा दिया? ऑप्शन से सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। और सही जवाब है बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी, जैन। जी हां, 30 जनवरी 2014 यह वह तारीख है जिस तारीख को जैन समाज को भी भारत में माइनॉरिटीज मींस अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। जैन समाज के अलावा अगर हम देखें तो भारत में निम्नलिखित 5 ऐसे वर्ग हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त, वो है सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और मुस्लिम। इन 5 को भारत में जैन समाज के अतिरिक्त अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और वर्तमान में देखा जाए तो 30 जनवरी 2014 को जैनियों को भारत में माइनॉरिटीज मींस अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 15 सब क्लॉज 5, अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6। और सही जवाब होगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद नंबर 16 सब क्लॉज नंबर 6। बात जब रिजर्वेशन प्रोविजंस की आ रही बच्चों तो ये रिजर्वेशन प्रोविजन बेसिकली भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में ही वर्णित। अनुच्छेद 15 में जहां रिजर्वेशन प्रोविजंस पर्टिकुलर किन्हीं स्थानों के संबंध में किए गए तो वहीं अनुच्छेद नंबर 16 के रिजर्वेशन प्रोविजंस लोक नियोजन की बात करते और 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। जी हां बच्चों, यह आरक्षण अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षा संस्थानों में और अनुच्छेद नंबर 16 के तहत लोक नियोजन में प्रदान किया जाए। लेकिन यहां पर अपर कास्ट को जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, यहां पर एक शर्त अधिरोपित की गई, यह 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को प्रदान किया जाए। और आर्थिक रूप से कमजोरी कैसे निर्धारित की जाएगी? इसके लिए उस पर्सन की एनुअल फैमिली इनकम यानी वार्षिक पारिवारिक आय को ध्यान में रखा जाए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 103वां संविधान संशोधन जिसके माध्यम से भारत में SC, ST, OBC के अलावा सवर्ण अपर कास्ट के जो होते हैं उनको यहां पर 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, लेकिन यह रिजर्वेशन आर्थिक कमजोरी के आधार पर प्रदान किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह किस मूल अधिकार के संरक्षण के लिए भारत में रिट के माध्यम से आवेदन दे सकता? देखिए बच्चों, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन, रिट के माध्यम से संरक्षण और रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को होना। लेकिन क्वेश्चन के फॉर्मेट को चेंज करते हुए यहां पर यह पूछा कि निम्न में से ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके संरक्षण के लिए रिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑप्शन से यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और उपरोक्त सभी। क्या लगता है बच्चों आपको, क्या होगा इसका सही उत्तर? जी हां, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे वे मूल अधिकार हैं जिनके संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया। अगर मैं आपसे बात करूं तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अनुच्छेद 25 से 28 के तहत किया गया, वहीं पर समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित करते हुए संरक्षित किया है और अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से किया जाता है। ये सभी मूल अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करती है और अनुच्छेद नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगर हम यहां पर देखें तो अनुच्छेद 32 का जो मूल अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान है वह सभी मूल अधिकारों पर लागू होता है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो या संस्कृति और शिक्षा संबंधी कोई भी अधिकार हो। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? सही जवाब होगा उपरोक्त सभी मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया?
ऑप्शन से बच्चों 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 24वां संविधान संशोधन और 38वां संविधान संशोधन। मैंने आपसे बताया था यह क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है। कभी यह पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो कभी यह पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन अब किस अनुच्छेद में, कभी यह पूछा जाता है बच्चों की संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकारों में सम्मिलित था तो वह कौन से अनुच्छेद में था। और हमारे प्रश्न में यहां पर यह पूछा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया। तो सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उन्हें मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। और अगर हम यहां पर देखें बच्चों तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 वह संविधान संशोधन है जिसने संविधान में कई प्रावधानों में परिवर्तन किया। इसने कई प्रावधानों को रिपील यानी निरस्त किया और इसने कई प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे उन्हें पुनः वापस उसी अवस्था में रखा जैसे कि वो पहले थे। अगर मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बताऊं तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। जी हां बच्चों, भारत में लोकसभा का कार्यकाल 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 वर्ष तक कर दिया गया था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से उसे पुनः घटाकर 5 वर्ष का कर दिया। और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है और यह 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही प्रतिस्थापित किया। तो इसी प्रकार अगर हम बात संपत्ति के अधिकार की करें तो संपत्ति का अधिकार जो कि संविधान के प्रारंभ के समय मौलिक अधिकारों में सम्मिलित एक अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उस लिस्ट से हटा दिया और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित? बच्चों यहां पर मैंने आपसे कुछ ऐसे अनुच्छेदों की चर्चा की है जिसमें अलग अलग डॉक्ट्रिन से अलग अलग रूल्स बताए। ऑप्शन है यहां पर अनुच्छेद नंबर 19, 20, 21 या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद नंबर 20। अब आप यहां पर देखिए कई बार हम मिस इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, मतलब किसी भी प्रश्न को गलत तरीके से समझकर उसकी गलत व्याख्या कर देते हैं और इसी कारण से हमारा प्रश्न का उत्तर भी गलत हो जाता है। अगर हम बात करें रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश न करना, जिसे आत्म अभिशंसन का सिद्धांत कहा है, तो वो अनुच्छेद नंबर 20 के सब क्लॉज 3 में वर्णित है। मैंने आपसे बताया था अनुच्छेद नंबर 20 के सब क्लॉज 1 में पूर्वोत्तर विधियों से संरक्षण है, वहीं अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज नंबर 2 दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है और अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज नंबर 3 आत्म अभिशंसन के सिद्धांत की बात करता है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो एप्रोप्रिएट आंसर अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 है। लेकिन क्या हमारे ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर आ रहा है? जी नहीं, यहां पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 20। क्योंकि यहां पर आपको यह बात याद रखनी है कि चाहे आत्म अभिशंसन का सिद्धांत अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 में वर्णित किया गया हो, लेकिन अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 भी है तो अनुच्छेद 20 का ही भाग। तो इस दशा में यहां पर अनुच्छेद 20 उत्तर में बिल्कुल सही होगा और सही ऑप्शन यहां पर आर्टिकल नंबर 20 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अपराध है जिसका प्रयत्न तो दंडनीय है, लेकिन अगर वह अपराध पूर्ण हो जाए तो उसे दंडनीय नहीं बनाएगा। ऑप्शन से यहां पर हत्या, चोरी, आत्महत्या और बलात्कार। सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? बिल्कुल कॉमन सेंस से भी अगर हम यहां पर करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सही कर सकते हैं और सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आत्महत्या। क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार को प्रदान किया गया है और इस जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जी हां, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता। तो इस दशा में भारत के कानून भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 309 जो कि आत्महत्या के प्रयत्न पर दंड का वर्णन करती है, वह धारा पूर्ण रूप से संवैधानिक है।
जबकि याद रखिएगा बच्चों, ज्ञान कौर के केस के पहले पी रतिनाम, श्रीपति दुबल जैसे केसेस में यह कह दिया गया था कि अनुच्छेद नंबर 21 में जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी आता है, और इस कारण से भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयत्न के लिए दंड का वर्णन करती है वो असंवैधानिक। लेकिन इन सारे निर्णयों को ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया और उन्होंने यह निर्धारित किया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं आता, और साथ ही साथ यह भी निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयत्न का दंड वर्णित करती है, जो कि 1 वर्ष तक का कारावास है, वह बिल्कुल संवैधानिक, क्योंकि आत्महत्या का प्रयत्न ही वह अपराध है जिसे अधूरे रहने की दशा में, मींस केवल प्रयत्न की दशा में दंडित किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, अगर इस दशा में अपराध कंप्लीट हो गया, आत्महत्या का अपराध पूर्ण हो गया, तो दंडित किसे करेंगे? इसलिए यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आत्महत्या वह अपराध है जिसका प्रयत्न तो दंडनीय है लेकिन पूर्ण होना दंडनीय नहीं है। हालांकि बच्चों, वर्तमान के कुछ निर्णयों में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूथनेशिया मींस इच्छा मृत्यु को लेकर अलग अलग विचार व्यक्त किए गए और पूर्ण रूप से यह मान्यता दी गई कि भारत में पैसिव यूथनेशिया की तो मान्यता है बट एक्टिव यूथनेशिया की नहीं। अब यहां पर एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया क्या है, अगर मैं आपसे शॉर्ट में बताऊं तो पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मींस वेंटिलेटर पर जिंदा है और डॉक्टरों ने यह प्रूव कर दिया है कि अब इस व्यक्ति का बचना नामुमकिन है या केवल आर्टिफिशियल रूप से इसे जिंदा रखा गया, तो उस दशा में यहां पर अगर उस व्यक्ति के परिवार वाले या रिश्तेदार यह आवेदन करें तो न्यायालय यह परमिशन दे सकता है कि वेंटिलेटर के स्विच को बंद कर दिया जाए, और इसे ही पैसिव यूथनेशिया का दर्जा दिया। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया अभी भी भारत में प्रतिबंधित है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी, बेकारी, बुढ़ापे से इतना परेशान हो चुका है कि वह चाहता है कि उसे जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए या ऐसी कोई दवाई दे दी जाए जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस दशा में इसकी परमिशन भारत में नहीं है और यह भारत में अभी भी अपराध। तो सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों हमारा? आत्महत्या वह अपराध है जिसका प्रयत्न दंडनीय है लेकिन अपराध दंडनीय नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, अगले क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 एंड 2 और इनमें से कोई नहीं। या निर्धारित ही नहीं है कि किस अनुच्छेद में यहां पर पृथक्करणीयता के सिद्धांत का वर्णन किया गया। सही ऑप्शन है यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर सी अर्थात अनुच्छेद नंबर 13 सब क्लॉज नंबर 1 और 2। क्या है यह पृथक्करणीयता का सिद्धांत? अगर हम यहां पर पृथक्करणीयता के सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइबिलिटी की चर्चा करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 और 13 सब क्लॉज 2 में वर्णित वह सिद्धांत है जो यह प्रावधान करता है कि चाहे संविधान के पूर्व की लागू कोई विधि हो या संविधान के लागू होने के पश्चात बनाई गई कोई विधि हो, अगर उसका कोई ऐसा प्रावधान है जो कि मौलिक अधिकारों के साथ संगत नहीं है, उनसे असंगत है, तो इस परिस्थिति में वह प्रावधान जो असंगत है उसे शून्य घोषित कर दिया जाए और बाकी के पूरे कानून को मान्यता दे दी जाए। लेकिन यह तब संभव है जबकि उस असंगत प्रावधान को बाकी के कानून से अलग किया जा सकता। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत यही प्रावधान करता है कि संविधान पूर्व या संविधान पश्चात बनाए गए किसी भी कानून के ऐसे किसी प्रावधान को जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से इनकंसिस्टेंट है, उनसे असंगत है, उन्हें अलग कर दिया जाए एक्चुअल एक्ट से, एक्चुअल लॉ से, और वहां पर बाकी के पूरे लॉ को वैलिड डिक्लेयर किया जाए, मतलब उसे मान्यता प्रदान की जाए। यही है पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में भी है और आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित? ऑप्शन से अनुच्छेद नंबर 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद नंबर 21 और अनुच्छेद नंबर 32। और सही जवाब यहां पर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनुच्छेद नंबर 22। अब यहां पर यह सही जवाब अनुच्छेद 22 क्यों है? क्योंकि अनुच्छेद नंबर 22 ही गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की बात करता है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के समूह में आने वाला एक मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में मुख्य रूप से जिन सिद्धांतों या जिन अधिकारों का वर्णन किया है उसमें 3 सबसे प्रमुख। सबसे पहला, किसी भी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए जाएंगे। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से मिलने और अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। और तीसरा, जो हमारे प्रश्न के संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसे दूसरे रूप में ऐसा भी कहा जा सकता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है न्यायालय की अनुमति के बिना
कितने समय तक मैक्सिमम निरुद्ध रखा जा सकता है? तो जवाब होगा 24 घंटे। क्वेश्चन किसी भी रूप में आए वो कनेक्ट आर्टिकल नंबर 22 से ही यहां पर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह चर्चा की जा रही है कि संपत्ति के अधिकार को जब मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया, मींस कब? 1978 में, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही संपत्ति के अधिकार का है, लेकिन इस बार नए तरीके से पूछा कि जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है बच्चों कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने का श्रेय भारत के किस प्रधानमंत्री को जाता है? तो क्वेश्चन यहां पर कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन है यहां पर बच्चों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और राजीव गांधी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मोरारजी देसाई। ध्यान दीजिए बच्चों, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जो आपातकाल के दौरान हुआ था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और मैंने आपसे बताया कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई सारे परिवर्तन भारतीय संविधान में किए गए। यही कारण है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मींस लघु संविधान भी कहा जाता है। लेकिन उनमें से कई प्रावधानों को 1977 में मोरारजी देसाई की जनता दल की जब सरकार आई तो उन्होंने या तो हटा दिया या उन्हें पुनः उसी अवस्था में रख दिया जैसे कि वो पहले थे। हालांकि सारे प्रावधानों के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुछ प्रावधानों के साथ ऐसा हुआ, और यह सब किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो अगर हम क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करें तो संपत्ति का अधिकार भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। ये वही मोरारजी देसाई हैं बच्चों जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण भी नहीं कर पाए और जिन्हें भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर का भी खिताब प्राप्त। तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है कि चुप रहने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसे भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद नंबर 21 या इनमें से कोई नहीं। बात अगर बोलने के अधिकार की आए तो हमें पता है कि वो अनुच्छेद नंबर 19 में, लेकिन क्या चुप रहने का अधिकार भी उस अनुच्छेद में ही है? जवाब है बिल्कुल। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद नंबर 19। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कैसे निर्धारित की? दरअसल बच्चों यह बात निर्धारित की गई बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में, जिसे मुख्य रूप से राष्ट्रगान मामले के नाम से भी जाना जाता है। जब एक स्कूल में नेशनल एंथम प्ले हो रही थी तो वहां पर बिजॉय इमैनुअल समाज के कुछ बच्चे थे जो कि नेशनल एंथम में खड़े तो थे लेकिन वो उसे गा नहीं रहे थे। उनके प्रिंसिपल ने जब यह बात देखी तो उन्होंने यह कहा कि नेशनल एंथम का अपमान है और इस दशा में उन्हें पनिश करने के लिए प्रावधान किया। जब यह बात सुप्रीम कोर्ट तक केसेस के माध्यम से पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बोलने के अधिकार के अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी आता है और इस दशा में बिजॉय इमैनुअल के वो बच्चे यहां पर दोषी नहीं माने जाएंगे। और यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो हमें बोलने की आजादी देता है उसी में हमारे चुप रहने का भी अधिकार। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों यह भी निर्धारित किया गया कि बोलना जहां कर्तव्य हो वहां पर इस चुप रहने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 19 वह अनुच्छेद है जिसमें कि बोलने के साथ साथ चुप रहने का अधिकार भी दिया। बच्चों अगर क्वेश्चन में यहां पर सब क्लॉजेस से रिलेटेड पूछा जाता तो भी ध्यान रखिएगा चुप रहने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वर्णित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बच्चों यहां पर यह पूछा जा रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग मींस ओबीसी के व्यक्तियों के आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों में भारतीय संविधान में किया? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, 15, अनुच्छेद 17 और 1, अनुच्छेद नंबर 15 और 16 और अनुच्छेद नंबर 19 और 21। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद नंबर 15 और 16।
यहां पर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था बच्चों की रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान मींस आरक्षण के जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 15 और 16 में वर्णित किए गए। अनुच्छेद 15 में कुछ स्थानों के संदर्भ में जैसे शिक्षा संस्थान वगैरह उनके संबंध में आरक्षण के प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के प्रोविजंस करता है। अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग वर्णन किया गया। और अगर हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें तो यह ओबीसी रिजर्वेशन अनुच्छेद 15 सब क्लॉज नंबर 4 और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज नंबर 4 में वर्णित किया गया। तो सही जवाब क्या हुआ हमारा? सही जवाब हुआ अनुच्छेद 15 और 16 ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है और ये दोनों ही अनुच्छेद भारतीय संविधान में समानता के मूल अधिकार के समूह में आते हैं।